मनोविज्ञान के अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे आज जीन पियाजे की। पिछला जो एपिसोड जो हमारा था उसमें हमने संज्ञानात्मक विकास का अर्थ और संज्ञान का क्या मतलब होता है, संज्ञान के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं, उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। आज हम बात करेंगे पियाजे के सिद्धांत के बारे में। और पियाजे का जो सिद्धांत है ये बहुत बड़ा सिद्धांत है और अमूमन 1 घंटे की क्लास में ये शायद कवर भी ना हो, तो हो सकता है कि इसके 2 एपिसोड बनाने पड़े क्योंकि पियाजे का सिद्धांत काफी बड़ा है। ब्रूनर और वाइगोत्स्की के सिद्धांत अपेक्षाकृत छोटे सिद्धांत हैं, कम समय में पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन पियाजे तो आप ये मान के चलो कि एक प्रकार से पूरा एनसाइक्लोपीडिया की तरह पियाजे का सिद्धांत है। पहले हम कुछ बेसिक चीजें पियाजे की कवर करने की कोशिश करते हैं। पियाजे का क्या मानना है? पियाजे की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि पियाजे जब अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के परीक्षण तैयार किए तो पियाजे उनका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि जब वो फ्रेंच भाषा में उनका ट्रांसलेशन करने के लिए बिने की जो प्रयोगशाला थी या बिने का जो इंस्टीट्यूट था वहां वो गए और वहां पे जो बच्चे जिनके ऊपर बुद्धि परीक्षण किए जा रहे थे उनके जो उत्तर आ रहे थे, जो अक्सर गलत उत्तर आ रहे थे, उन गलत उत्तरों ने पियाजे को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये बच्चे गलत उत्तर क्यों दे रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि क्या न्यूटन से पहले किसी के सिर पर ऊपर से एप्पल नहीं गिरा? बहुत लोगों के सिर पर गिरा होगा, कईयों के सिर फूटे भी होंगे, लेकिन आइडिया सिर्फ न्यूटन का आया कि देयर मस्ट बी एनी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण कोई भी चीज जो है वो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, कोई ऐसा गुरुत्वाकर्षणीय बल जरूर है। यही बात पियाजे पर लागू होती है। पियाजे ने सोचा कि ये बच्चे इसका आंसर गलत क्यों दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो बच्चों की जो थिंकिंग है, बच्चों का जो सोचने का जो ढंग है, बच्चों का जो सोचने का जो तरीका है, ये बड़ों के सोचने के तरीके से अलग है। वो जिस तरीके से बच्चे सोचते हैं, उनका जो सोचने का ढंग, उनका जो तरीका है, वो बड़ों के तरीकों से अलग है। ये पियाजे का एक फर्स्ट आइडिया था, या आप ये कह सकते हैं कि इस थ्योरी की शुरुआत का एक पहला मील का पत्थर था ये आइडिया कि बच्चों की जो थिंकिंग है ये बड़ों से अलग होती है। तो पियाजे बच्चों द्वारा गलत उत्तरों के पीछे दिए गए कारणों से आश्चर्यचकित थे, जिन प्रश्नों के लिए तार्किक चिंतन की आवश्यकता थी। पियाजे के अनुसार इन गलत उत्तरों से बच्चों और वयस्कों के चिंतन में जो अंतर है, सोचने के तरीके में जो अंतर है, उसका हमें पता चलता है। ऐसा पियाजे को पहली बार अनुभव हुआ जब 1920 के दशक में वो बिने इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे। 1936 में उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन द चाइल्ड 1936, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 और द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932। ये 3 किताबें काफी महत्वपूर्ण है और इसमें उन्होंने, पियाजे ने इन किताबों में कुछ धारणाओं को प्रस्तुत किया जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देने वाले बिंदु हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, खास तौर पे जब ये पूछा जाए कि एक्चुअल में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किन सिद्धांतों पर टिका हुआ है या वो क्या सोचते हैं। इन बिंदुओं को हमें समझना है एक एक करके। पहला बिंदु कह रहा है कि बच्चों की जो बुद्धि है वो वयस्कों से मात्रा के बजाय गुणवत्ता में भिन्न होती है। इसका मतलब है कि इन द इंटेलिजेंस ऑफ ए चाइल्ड इन कंपैरिजन टू एन एडल्ट इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट, नॉट क्वांटिटेटिवली। मतलब मात्रा का अंतर नहीं है, तरीके का अंतर है, गुणवत्ता का अंतर है। मात्रा की चिंतन, बड़े और बच्चे चिंतन की मात्रा में अंतर नहीं रखते, चिंतन के तरीके में या चिंतन के प्रकार में या चिंतन की गुणवत्ता में अंतर रखते हैं। यही बात बुद्धि पर उन्होंने बात लागू की। बच्चे वयस्कों से अलग चिंतन करते हैं और दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं।
उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, देखने का जो नजरिया होता है वो अलग होता है। बड़ों का नजरिया अलग होता है, मात्रा चिंतन की नहीं, कम नहीं, ज्यादा नहीं होती। देखो मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है, चिंतन की मात्रा के बजाय उसकी चिंतन की गुणवत्ता में अंतर होता है। दूसरा बिंदु है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, न कि निष्क्रिय रहकर ज्ञान को ग्रहण करते हैं। Children actively construct their knowledge, they do not passively acquire knowledge, और ना ही नॉलेज जो होता है वो शिक्षक के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। नॉलेज इज क्रिएटेड, इट्स कंस्ट्रक्टेड, इट्स नॉट ओनली पैसिवली एक्वायर्ड। सीधा ऐसा नहीं कि बस गुरुजी आए और बस लोटा भरा और बच्चों ने गटक लिया। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, और बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तीसरा बिंदु, बच्चे निष्क्रिय रूप से जानकारी को अवशोषित नहीं करते हैं, वो नॉलेज को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इसके बजाय वो मिनी या छोटे साइंटिस्ट, एक लिटिल साइंटिस्ट या मिनी साइंटिस्ट की तरह होते हैं, जो अपने वातावरण की खोज करके अपनी समझ का निर्माण करते हैं। दे एक्टिवली एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को एक्टिवली एक्सप्लोर करते हैं, साइंटिस्ट की तरह पूरी खोजबीन करते हैं, और अपने ज्ञान का या अपनी दुनिया की समझ का या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड जो है उसका निर्माण करते हैं। ज्ञान जो है वो विकासात्मक चरणों के माध्यम से उत्पन्न होता है। विकास के 4 चरण पियाजे ने बताए हैं। उन 4 चरणों के द्वारा ज्ञान का विकास होता है, क्योंकि हर चरण में बच्चा कुछ संज्ञानात्मक विशेषताओं को प्राप्त करता है, और उसी से ही वह अपने ज्ञान का या अपनी दुनिया की समझ का निर्माण करता है। तो ज्ञान विकासात्मक चरणों के माध्यम से उत्पन्न होता है, न कि केवल तथ्यों के संग्रहण से, खाली फैक्ट से, डेटा के एक्वायर करने से या उनको खाली बाहर से अवशोषित करने से ज्ञान का निर्माण नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, विकास के चरणों से वो गुजरता है, उसके ज्ञान का निर्माण होता है। ज्ञान में संरचनाएं या मानसिक स्कीमा शामिल होती हैं, जो समय के साथ आत्मसात और एकोमोडेट, असिमिलेट और एकोमोडेट के संतुलन के माध्यम से विकसित होती है। अब यहां समझने की बात है कि एक बच्चा जब किसी भी घटना के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में जब अपने ज्ञान का निर्माण करता है, तो वह ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? पियाजे के अनुसार वह अपने मस्तिष्क में कुछ ऐसी स्कीमा बनाता है। स्कीमा क्या है? ज्ञान की मानसिक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान कहीं तो जा रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने बचपन में पढ़ा कि गाय क्या होती है। गाय के 4 कान 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 1 पूंछ होती है, वो हमें दूध देती है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार हमने हर एक चीज के बारे में बाहर से जानकारी प्राप्त की और उसको मस्तिष्क में हमने स्टोर कर लिया। उस स्टोरेज को हम एक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, एक संरचना का नाम देते हैं स्कीमा। हर प्रकार की, तो जैसे ही उस चीज के बारे में हमसे पूछा जाता है, वो स्कीमा एक्टिवेट हो जाती है और वो सारी जानकारी जो स्कीमा में है वो हम लिखकर या बोलकर उत्तर दे सकते हैं। वो हमारा ज्ञान को बताता है। उस स्कीमा में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं चलती है। एक, उस स्कीमा के अंदर नई जानकारियां जुड़ती जाती हैं, या उस स्कीमा के द्वारा हम अपने बाहर की जगत को देखने की कोशिश करते हैं। वो स्कीमा हमारे नजरिए को बनाती है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जाकी रही स्कीमा जैसी, बाहर की दुनिया को देखी तिन तैसी। यानी वो स्कीमा जैसी होगी, वो बाहर की दुनिया को अपनी स्कीमा के अनुसार देखता है। उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। कई बार क्या होता है कि बाहर की जो जानकारियां हैं वो हमारी वर्तमान स्कीमा में मैच नहीं खाती, कुछ हटकर होती है, कुछ अलग होती है। और इस वजह से बच्चे को एक संज्ञानात्मक तनाव का अनुभव करना पड़ता है कि ये मैं गलत कैसे हो सकता हूं, मैंने तो यही समझा था, ये गलत कैसे हो सकता हूं। ऐसी स्थिति में उसको क्या करना पड़ता है? अपनी स्कीमा में संशोधन करना पड़ता है। जैसे आपने किसी फोल्डर का गलत नाम दे दिया हो तो एक नया फोल्डर बनाना पड़ता है, वैसे एक नई स्कीमा का निर्माण करना हो या स्कीमा को मॉडिफाई करना हो
तो अब हम उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। और इन दोनों के साथ बीच में हमेशा संतुलन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार एक ज्ञान का जो निर्माण है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंदर असिमिलेशन अकोमोडेशन असिमिलेशन अकोमोडेशन, यानी कुल मिलाकर हमारे अंदर के ज्ञान और हमारी बाहर की दुनिया के बीच में हमेशा संतुलन बनाए रखने की हम लोग कोशिश करते हैं। पियाजे का जो सिद्धांत है वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यानी आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा का समर्थन करता है। इसी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, या आप इसको और एक नाम आप और भी दे सकते हैं, इसको आप जो एक नाम इसको और देते हैं, मैं वो नाम अभी स्किप कर पा रहा हूं, उसको याद नहीं कर पा रहा हूं। एरिक्सन का जो सिद्धांत है एपिजेनेटिक्स बोलते हैं इसको, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी को शॉर्ट में कहते हैं एपिजेनेटिक्स। तो ये सिद्धांत आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा का समर्थन करता है। आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा का मतलब यहां क्या है, यहां जेनेटिक शब्द का मतलब आनुवंशिक न होकर जेनेसिस है। जेनेसिस का मतलब है कि उत्पत्ति और विकासात्मक प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से ज्ञान उत्पन्न होता है या ज्ञान उभरता है। पियाजे क्या कहता है कि यह दर्शन इस बात पर बल देता है कि ज्ञान किस प्रकार बुनियादी संवेदी अनुभवों से मूर्त और मूर्त से अमूर्त तरक्की और विकसित होता है। इसका मतलब सीधा सा एक ही है कि जो बच्चा पहली अवस्था में जन्म से लेकर 2 साल की जो पहली अवस्था है उसमें वो जो कुछ भी सीखता है वो बुनियाद बनता है आने वाली अवस्थाओं की। जैसे मकान एक बनता है तो आप उसको अगर 4 मंजिल का बना रहे हो तो जो पहली मंजिल है वो दूसरी मंजिल के लिए बुनियाद का काम करती है, वो तीसरी और चौथी के लिए भी बुनियाद का काम करती है। इसलिए पियाजे का सिद्धांत भी और एरिक्सन का सिद्धांत भी दोनों ही जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में आते हैं। कैसे? आप एरिक्सन का सिद्धांत जब आगे पढ़ेंगे आपको याद भी आ जाएगा कि एरिक्सन क्या कहता है कि विकास की हर अवस्था में संक्रांति होती है, क्राइसिस होता है, उसका एक पॉजिटिव या नेगेटिव समाधान होता है और एक अवस्था का समाधान अगली अवस्था पर अपना प्रभाव डालता है। तो इसका मतलब है कि जो जीवन का पहला वर्ष है उसमें जो भी आपके जीवन में जो आपका समस्याओं का समाधान हुआ उसका प्रभाव आपके आगे की अवस्थाओं पर भी पड़ेगा। यही बात पियाजे भी यहां कह रहा है। जिस संवेदी गामक अवस्था में हमने वस्तु स्थायित्व सीखा वो वस्तु स्थायित्व आज भी हमारे काम आ रहा है। इसका मतलब वो कोई लुप्त नहीं होता, कुछ चीजें बुनियाद का काम करते हैं। यही बात ब्रूनर कहता है कि ब्रूनर सर्पिल पाठ्यक्रम में ये तो कह रहा है कि आप सिलेबस को ऐसे सर्पिलाकार गोल गोल तरीके से पीछे की चीजों को स्थायित्व देते हुए आगे बढ़ाओ। तो ब्रूनर और पियाजे में कुछ चीजों में काफी समानता देखने को मिलती है। ये जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी है जो आपको समझनी है। आगे कुछ और बिंदु हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और वो कौन सा है, अगला बिंदु देखिए क्या कहता है। अगला बिंदु कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा संज्ञानात्मक विकास के एक ही क्रम में चरणों से गुजरता है, हालांकि सभी बच्चे एक ही दर से विकसित नहीं होते हैं। पियाजे का यह मानना है कि जो विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये चारों यूनिवर्सल है। सभी बच्चे इन्हीं 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। हालांकि इसमें व्यक्तिगत भेद होते हैं, कुछ बच्चे आगे रह जाते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। कुछ व्यक्ति कभी भी बाद के चरणों तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी ये रिसर्च भी हुई है जिसमें यह देखा गया है कि कॉलेज स्तर के बच्चों में 40% से लेकर 60% बच्चे ऐसे हैं जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक अपनी संज्ञानात्मक विकास को नहीं पहुंचा पाते हैं। यह भी एक फैक्ट है। बच्चों का विकास जैविक परिपक्वता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। इसका मतलब जो डेवलपमेंट है वो भी पियाजे के अनुसार H/E है। यानी जैसे जैसे बच्चा जैविक परिपक्वता को प्राप्त करेगा, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे वो परिपक्व होने लगेगा, अपने वातावरण के साथ वो इंटरेक्शन करेगा, अंतःक्रिया करेगा और अपना बौद्धिक विकास करेगा। संज्ञानात्मक विकास के प्रत्येक चरण में जो बच्चे का जो चिंतन है, उसकी जो थिंकिंग है, वो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। और यह बात सही भी है।
जब हम पियाजे की पहली अवस्था की बात करते हैं तब बच्चे में जीववाद होता है। मतलब जैसे बच्चे में आप ये कह सकते हैं वस्तु स्थायित्व भी नहीं आ पाता, वस्तु स्थायित्व अवस्था के अंत तक आता है, उसके बाद में उसमें जीववाद आता है, अहम केंद्रवाद आता है, और उसके बाद में वह संरक्षण या उत्क्रमणीयता जैसे गुणों को नहीं पर दर्शाता, उसके बाद उनको दर्शाने लगता है, आगमन तर्क आता है, और चौथी अवस्था में आता है तब जाकर वह काल्पनिक चीजों पर निगमनात्मक तर्क ना कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हर अवस्था में जो चिंतन का जो तरीका है वो बच्चे का अलग होता है। विकासात्मक चरण जो होते हैं वो जैविक परिपक्वता, ये एक वर्ड समझ लेना, ये बहुत अच्छे हैं। जैविक परिपक्वता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, दूसरों के साथ जो बच्चे के अनुभव हैं, आप इनको सामाजिक अनुभव भी कह सकते हैं। हालांकि शुरुआत में उनका ये सामाजिक वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आ भी जाए तो कोई बात नहीं है। और संतुलन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास जो है वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है, या विकासात्मक चरण इनके द्वारा बच्चे के प्रभावित होते हैं। पियाजे के सिद्धांत को समझने से पहले कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझे बिना पियाजे के सिद्धांत को समझना असंभव सा है। आइए पहले हम उन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। पियाजे कह रहा है सबसे पहला वर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो हम यूज करेंगे वो है अनुकूलन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन वर्ड वैसे डार्विन से आया है। डार्विन का मानना था कि केवल वही प्राणी अपना और अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रख पाएंगे जो वातावरण की मांग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीके से अनुकूलन करेंगे। यहां भी अनुकूलन का कुछ मिलता जुलता अर्थ ही है। वहां अनुकूलन शारीरिक अनुकूलन था, फिजिकल, शरीर से। यहां अनुकूलन बौद्धिक है। जो जानकारियां बाहर के जगत में हमारे सामने आ रही हैं और जो जानकारियां हमारे अंदर हैं, उन दोनों के बीच में संतुलन हमें बनाना है, और वो संतुलन एडेप्टेशन के अंतर्गत आता है। जब हम एडेप्टेशन की बात करते हैं, ये एडेप्टेशन है, तो इस एडेप्टेशन में 4 पार्ट होते हैं। एसिमिलेशन यानी आत्मसात्करण, एकोमोडेशन यानी समायोजन, डिसइक्विलिब्रियम यानी असंतुलन, और इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। यह एडेप्टेशन काम कैसे करता है, पहले 2 लाइन देखते हैं। पियाजे ने बौद्धिक विकास को दुनिया के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में देखा। दुनिया के साथ अनुकूलन, और यह अनुकूलन बौद्धिक रूप से हम कर रहे हैं, ज्ञान के रूप में हम कर रहे हैं, ना कि शारीरिक रूप से, जैसा डार्विन ने कहा था। अनुकूलन की प्रक्रिया में एक तो होता है आत्मसात्करण, एसिमिलेशन, दूसरा होता है समायोजन यानी एकोमोडेशन, इसको कई जगह व्यवस्थापन भी कह देते हैं। संतुलन, असंतुलन 4 भाग हैं। पियाजे के अनुसार साम्य अवस्था यानी जो इक्विलिब्रेशन है, जो संतुलन की स्थिति है, वो आत्मसात्करण और समायोजन को संतुलित करने वाली प्रणाली है, जो संज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक चरणों के बीच में ट्रांजिशन को संचालित करती है। इन शब्दों को समझने की जरूरत है। देखिए, जब बच्चा पहली बार दुनिया को देखता है और दुनिया में उसके सामने बहुत सारे अनुभव उसको प्राप्त होते हैं, चारों तरफ से अनुभव आ रहे हैं अलग अलग प्रकार के। ये जो अनुभव उसको मिल रहे हैं, इन अनुभवों से वह अपने ज्ञान का निर्माण करता है। जब भी वो किसी चीज के बारे में जानता है, पता लगता है उसको, वह उसकी एक ज्ञान की संरचना मस्तिष्क में बनाता है, जिसे स्कीमा कहते हैं। एक बार जब आप बच्चे की स्कीमा बन जाती है, तो वह स्कीमा के आधार पर 2 काम करता है। जब भी वो किसी दुनिया में किसी वस्तु को देखता है, तो उसके देखने का जो तरीका है, जिसको अपन प्रत्यक्षण या परसेप्शन कहते हैं, अर्थ लगाना है, वो अपनी स्कीमा के आधार पर करता है। और दूसरा, अगर उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी उसको और मिलती है, तो वह भी अपनी स्कीमा में और ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने
अपने घर में एक गाय देखी, और घर में गाय देखी, मान लीजिए सफेद गाय देखी, और गाय देख देख कर, गाय के बारे में पढ़कर, ये सुनकर, देखकर उसने स्कीमा बना ली कि गाय सफेद होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के पूंछ होती है, गाय के ऐसे 2 सींग होते हैं, वगैरह वगैरह। अब अगर उसको घर के बाहर कोई दूसरी गाय जा रही होगी सफेद रंग की, तो वो तुरंत बोल देगा कि देखो गाय, ये क्या है? ये एसिमिलेशन है, आत्मसातकरण है, परिपाक है, समावेशन है। जब हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर या हमारी वर्तमान स्कीमा के आधार पर, हमारे वर्तमान ज्ञान के आधार पर बाह्य जगत का निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसको अर्थ देते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो काम हमारा पूर्व ज्ञानी आता है, क्योंकि नवीन ज्ञान तो भी ग्रहण करना है। पूर्व ज्ञानी तो काम आएगा जो पहले से हमारे पास है, नया ज्ञान तो जब आएगा तब पता चलेगा, तो काम तो पुराना ज्ञानी आएगा। तो पूर्व स्कीमा जो पहले से बनी हुई है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि वहां पर एक भूरी गाय आ गई। अब बच्चे ने जब उस गाय को देखा तो उसको लगा कि इसके भी 4 पैर हैं, ऐसी पूंछ है, ऐसे सींग हैं, लेकिन इसका रंग अलग है। तो उसने अपने किसी बड़े से या घर में परिवार में किसी से पूछा ये क्या है। हालांकि उसके मन में तो है कि दिखने में तो गाय जैसी है, लेकिन वो फिर भी पूछता है कि ये क्या है। घर के किसी बड़े ने कहा कि ये गाय है। तुरंत गाय वाले फोल्डर में एक जानकारी और ऐड हो गई कि गाय सफेद ही नहीं, गाय लाल भी होती है। इस प्रकार जब हम अपने पूर्व ज्ञान में एक नई जानकारी और ऐड कर देते हैं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर में एक फोल्डर बना हुआ है गाय का, और उसमें एक नई फाइल और ऐड हो गई कि गाय भूरी भी होती है, गाय काली भी होती है। अब मान लीजिए बच्चे को काली गाय का भी पता लग गया कि गाय काली भी हो सकती है, एकदम काली गाय भी हो सकती है, और उसने Ctrl+S दबाकर इस फाइल को सेव कर दिया, और स्कीमा में, गाय की स्कीमा में एक नई जानकारी और ऐड हो गई कि गाय भूरी काली भी होती है। यहां तक एसिमिलेशन काम कर रहा है। अब मान लीजिए कि बच्चे के सामने भैंस आई, और बच्चे ने जीवन में पहली बार भैंस देखी। अब वो जब काली गाय की स्कीमा उसके पहले से बनी हुई है, तो उस भैंस को देखकर वो ये बोल सकता है कि देखो काली गाय। अब जैसे वो काली गाय बोलेगा, उसकी मम्मी या उसके पापा या जो भी उसके पास है वो कह सकता है कि गाय, ये तेरे को गाय दिख रही है? ऐसी होती है गाय? अरे नहीं, ये गाय नहीं है। नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो गाय है। अब क्या होता है कि जो जानकारी बाहर है और जो जानकारी अंदर है वो मैच नहीं हो रही, और जब जानकारी मैच नहीं होती है तब डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, असंतुलन बन जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इसको गाय समझ रहा था, अल्लाह ये तो भैंस निकली। तुरंत एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। पहले वाले फोल्डर का नाम दिया था COW काऊ, अब नया वाला फोल्डर बनाना पड़ेगा BUFFALOW बफेलो, एलो, जो भी है स्पेलिंग पढ़ लेना। जब एक नया फोल्डर आप बनाएंगे तो आपने उसको भैंस किस आधार पर बोला था? कुछ ऐसी समानताएं देखी होगी आपने जो गाय और भैंस में कॉमन है। 4 पैर हैं, पूंछ है, सींग है, टांगे हैं, कान है, सब देखा होगा। उसके भी एक मुंह था, इसके भी एक ही मुंह है। उसके भी 4 थन थे, इसके भी 4 थन है। इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गाय और भैंस में कॉमन है। यही चीजें आगे जाकर कंसेप्ट बनाने में काम करती हैं, संप्रति निर्माण में काम आती है। फिर जब आप आगे जाकर पढ़ते हो ना चतुष्पाद, 4 पैर वाले जानवर, वहां ये काम, ये कंसेप्ट वहां काम आते हैं। अब बच्चे ने देखा कि कुछ चीजें कॉमन है, तो जो जानकारियां गाय और भैंस के फोल्डर में कॉमन है वो तो पड़ी रहेंगी, जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे और एक नई स्कीमा बन जाएगी। जब एक नई स्कीमा बनेगी तो पुरानी स्कीमा में संशोधन हुआ, एक नई स्कीमा का निर्माण हुआ, तब हम उसको बोलेंगे एकोमोडेशन।
और एकोमोडेशन होते ही अब वापस संतुलन की स्थिति आ गई। अब ठीक है, अब बच्चा गाय को देकर गाय बोलता है और भैंस को देकर भैंस बोलता है। संतुलन ऐसे ही आता है, संतुलन इसी प्रकार से आता है। ऐसे ही बच्चे पूरे जीवन भर जब वो बड़ा होता है वो ऐसे ही असिमिलेशन अकोमोडेशन, असिमिलेशन अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम के बीच में फंसता जाता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि हम बौद्धिक रूप से दुनिया के साथ अनुकूलन स्थापित कर सकें कि कोई भी चीज जो हमारे सामने आई उसका हमें अर्थ पता होना चाहिए। या तो पहले से विद्यमान होगा, नहीं होगा तो एक नई स्कीमा बनाकर और डाल देंगे उसके अंदर नई जानकारी। आपको किसी चीज के बारे में 4 जानकारियां पता थी, टीचर ने 5वीं और बता दी, पहले से स्कीमा बनी हुई है तो उसी में एक जानकारी ऐड कर दी, कंट्रोल-S दबाकर फाइल को सेव कर दिया। ये चलता रहता है। तो इस प्रकार पियाजे का पहला कंसेप्ट है अनुकूलन। अनुकूलन में एक तो है एसिमिलेशन आत्मसातकरण और दूसरा है एकोमोडेशन यानी समायोजन। आत्मसातकरण में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वो है कि अपनी समझ में बदलाव किए बिना अंडरस्टैंडिंग वही रहेगी, गाय की स्कीमा वही रहेगी, गाय की स्कीमा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन बस हमने एक नई जानकारी और ऐड कर दी कि गाय सफेद के बजाय भूरी काली भी हो सकती है। तो अपनी समझ में कोई बदलाव किए बिना अपनी मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को एडजस्ट करना, ढालना और मौजूदा स्कीमा के आधार पर अपने वातावरण का अर्थ लगाना या उसका प्रत्यक्षण करना, उसका परसेप्शन करना। तो परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड एसिमिलेशन। व्हाट अबाउट एकोमोडेशन? So accommodation is something different from assimilation. Accommodation is modifying the schema. तो दूसरा जो पार्ट accommodation है वो क्या कहता है? जब नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा में संशोधन या परिवर्तन करना हो, क्योंकि जो नई जानकारी आ रही है वो पुरानी वाली स्कीमा में एडजस्ट नहीं हो पा रही। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक घर में एक भाई का परिवार पहले से रह रहा है और दूसरा वाला जो भाई है उसकी शादी हो गई, अगर वो बहू उसी घर में एडजस्ट हो गई तो एसिमिलेशन, और उसने कहा कि मैं नया चूल्हा जलाऊंगी तो एकोमोडेशन। भी उसी में एडजस्ट हो गई तो एसिमिलेशन, और बोली कि मैं तो नया चूल्हा बनाऊंगी, मेरे को तो अलग करो तो मैं एकोमोडेशन, क्योंकि इसके बिना तो घर में शांति होनी नहीं है। तो ऐसे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ बिंदुओं पर और चर्चा करते हैं। अगला हमारा बिंदु है असंतुलन और संतुलन। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, असंतुलन कब होता है? जब नई जानकारी मौजूदा स्कीमा से मेल नहीं खाती है और संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है। एक कॉग्निटिव, जैसे लियोन फेस्टिंगर ने कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा है, ऐसे ही एक कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये गाय नहीं है ये भैंस है, कैसे? ये जो चीजें होती हैं, जब जानकारी हमारी वर्तमान स्कीमा से मेल नहीं खाती है तब संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है, और यह संज्ञानात्मक संघर्ष संज्ञानात्मक विकास के लिए या सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि अगर संज्ञानात्मक संघर्ष ही नहीं होगा तो बच्चा नई चीजें सीखने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। जैसे एटीट्यूड के चैप्टर में या अभिप्रेरणा के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लियोन फेस्टिगर का सिद्धांत जो है वो यही कहता है कि जब हमारे विचार और हमारी क्रियाओं में जब मिसमैच हो जाता है तब हम संज्ञानात्मक अशांति का अनुभव करते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस का अनुभव करते हैं। तब हमें हमारे एटीट्यूड के अनुसार हमारे एक्शंस को, या हमारे एक्शंस हमारी क्रियाओं के अनुसार हमारे एटीट्यूड को हमें ढालना पड़ता है, तब जाकर संतुलन आता है। संतुलन का मतलब क्या है? जब हमारी मौजूदा स्कीमा यह समझाने के लिए पर्याप्त हो कि बच्चा अपने वातावरण में क्या क्या अनुभव कर सकता है, यानी जब हम जो वातावरण में जो देखते हैं उसके बारे में जब हमें पहले से पता हो तब हम संज्ञानात्मक संतुलन का अनुभव करते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो है स्कीमा। स्कीमा क्या है?
स्कीमा एक मानसिक ढांचा या एक अवधारणा है जो हमें जानकारी को व्यवस्थित करने या अर्थ निकालने में हमारी मदद करती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके मोबाइल में भी आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर बने हुए होते हैं। जैसे हर ऐप का एक फोल्डर बना होता है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो उसके अंदर हर ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर होते हैं, हर फोल्डर में उससे संबंधित कुछ फाइल होती है। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो जानकारियां एक प्रकार के मानसिक फोल्डर के अंदर व्यवस्थित रहती है। जैसे गाय के बारे में तो एक गाय का फोल्डर बन गया, भैंस के बारे में तो एक भैंस का फोल्डर बन गया, फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में। और आप जीके पढ़ रहे हो तो आप सोचो कि आपके तो कोई हजारों लाखों की संख्या में फोल्डर बने हुए हैं। जब मैं महाराणा प्रताप बोलता हूं तो आप 50 बात बता देते हो। जब मैं पृथ्वीराज राष्ट्रों के बारे में बताता हूं तो आप उसके बारे में 10 बातें बता देते हैं। तो ये कहां से आती है? क्योंकि ये ऑलरेडी यहां फोल्डर बने हुए हैं जिन्हें हम स्कीमा कहते हैं। यह एक मानसिक फाइल फोल्डर की तरह है जहां हम किसी विशेष वस्तु, घटना या अवधारणा के बारे में ज्ञान को संग्रहित करते हैं, जहां हम नॉलेज को स्टोर करते हैं एक फोल्डर की तरह। पियाजे के अनुसार जो स्कीमा होती है वो संज्ञानात्मक विकास का मूलभूत आधार है, ये फाउंडेशन है। स्कीमा के बिना तो आप ये मान लो कि पियाजे का सिद्धांत शुरू ही नहीं होता है, उसकी शुरुआत ही इसी से होती है। और जैसे जैसे हम दुनिया के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जैसे जैसे हम अपने दुनिया से, हमें क्या होता है, अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, हमें दुनिया से बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत सी जानकारियां हमें बाहर से मिलती हैं और उसी को हम अंतःक्रिया कहते हैं। जो बाहर से जो भी हमें सूचनाएं, उद्दीपन मिलता है, तो जैसे जैसे हम वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, हमारी इन स्कीमा में निरंतर इनका निर्माण होता रहता है, इनमें संशोधन होता रहता है और इनका पुनर्गठन होता रहता है। क्योंकि स्कीमा का पुनर्गठन होना भी बहुत जरूरी है। आपने एक फोल्डर बना दिया, जैसे आप अपने जैसे किसी भी बड़े शासक को ले लेते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान है। आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में 10 बातें पता है, आपको इतिहास की आपने किताब पढ़ी और उसके अंदर आपको 2 बातें और मिली। आप क्या करोगे, जो पुरानी स्कीमा है उसमें 2 नई बातें और जोड़ दोगे और Ctrl+S दबा के फाइल को सेव कर दोगे कि परीक्षा में जब कभी पृथ्वीराज चौहान पे सवाल आएगा तो ये सारी बातें मेरे को उस समय याद आ जाए। ऐसा ही काम स्कीमा में होता है। पियाजे के अनुसार हम कुछ आदिम स्कीमा के साथ पैदा होते हैं। आदिम स्कीमा का मतलब है कुछ ऐसी स्कीमा जो हमारे साथ जन्मजात आती है। ऐसी स्कीमा शारीरिक रूप से चलती हैं या आप कह सकते हैं कि अनैच्छिक होती है। जैसे कह सकते हैं चूसना, पकड़ना, रूटिंग, जिनको हम प्रतिवर्त कहते हैं। एक अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उसके मुंह में आप अंगुली डालते हैं, वो चूसना प्रारंभ कर देता है। किसने सिखाया उसको? आप उसके गाल पे यहां टच करेंगे, वह अपना मुंह खोल लेगा। किसने सिखाया उसको? उसके हथेली पे आप अंगुली रखेंगे, वो टाइट पकड़ लेगा। किसने सिखाया उसको? इसका मतलब कुछ स्कीमा जो शारीरिक हैं बच्चा लेकर पैदा होता है, ऐसा पियाजे का मानना है। अगला है संक्रिया या मानसिक संक्रिया या ऑपरेशन। पियाजे कहता है कि जो संक्रियाएं होती हैं वो ज्यादा परिष्कृत मानसिक संरचनाएं हैं जो स्कीमा को तार्किक या उचित तरीके से संयोजित करने की अनुमति देती हैं। संक्रिया किस पर होती है? स्कीमा पर होती है। जब हमारे पास 2, 3, 4 स्कीमा मिलती हैं और उनका इस्तेमाल करके हम एक संक्रिया का निर्माण करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि जब एक शिशु एक झुनझुना उठाता है तो उसमें 3 स्कीमा एक साथ जुड़ती हैं। एक झुनझुने को पहले वो गौर से देखेगा, तो गौर से देखने की स्कीमा काम आ रही है। उसके बाद वो अपने शरीर को वहां तक ले जाएगा, अपने हाथ से या खुद जाकर चलकर रेंगते हुए जाकर, तो दूसरी स्कीमा होगी वहां तक पहुंचना। ये भी तो बच्चे को पता होना चाहिए कि किसी चीज को कैसे पकड़ना है। और तीसरा है उसको पकड़ना, पहुंचना, पकड़ना। ये तीनों स्कीमा मिलती हैं तब जाकर एक बच्चा एक झुनझुने को उठाने की क्रिया करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक बच्चे की जो संक्रियाएं होती हैं वो स्कीमा के ऊपर परिचालित होती है, स्कीमा पर ऑपरेट होती हैं, लेकिन वो स्कीमा से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है, परिष्कृत होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो और जटिल कार्य करने लग जाते हैं क्योंकि स्कीमा भी और अधिक जटिल होने लगती है।
अगला बिंदु जो पियाजे ने अपने सिद्धांत में शामिल किया वो है अहम केंद्रवाद और विकेंद्रीकरण। इन दोनों को भी हमें समझने की जरूरत है। अहम केंद्रवाद और विकेंद्रीकरण ये दोनों अपोजिट हैं। अहम केंद्रवाद को ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं और विकेंद्रीकरण को डिसेंटरिंग कहते हैं। अहम केंद्रवाद का मतलब है कि इस दुनिया का या मेरे विचारों का या मेरे चिंतन का केंद्र मैं खुद हूं, यानी मेरे सोचने का तरीका मेरा तरीका ही बेस्ट है, किसी और का तरीका नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे कई अपने हिंदी में बोलते हैं कि वह अपनी टांग ऊपर रखता है, मतलब वो अपनी बात को ही ज्यादा वरीयता देता है। इसका मतलब वो आदमी अहम केंद्रवाद का शिकार है। अहम केंद्रवाद का मतलब है अपने ही विचारों को प्रधानता देना। प्रारंभिक बाल्यावस्था में अहम केंद्रवाद बच्चों की इस सोच की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि हर कोई चीजों को उसी तरीके से देखता है जिस तरह बच्चा स्वयं देखता है। यानी बच्चा यह सोचता है कि बड़ों को भी चीजें वैसी दिख रही हैं जैसी मुझे दिख रही हैं। वो ये भेद नहीं कर पाता कि जो मुझे दिख रहा है या जिस तरीके से मैं देख रहा हूं बड़े किसी दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। वो ये नहीं समझ पाता। वो ये सोचता है कि जैसा मुझे दिख रहा है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, वैसा ही बड़ों को समझ में आ रहा है। अहम केंद्रवाद पर पियाजे का एक बहुत फेमस प्रयोग है जिसको बोलते हैं 3 माउंटेन टास्क या 3 माउंटेन प्रॉब्लम। अब ये जो 3 माउंटेन प्रॉब्लम है ये क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके ऊपर हम लोग अगले कुछ मिनट देने वाले हैं। ये जो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर हम 3 माउंटेन प्रॉब्लम को देखते हैं। ये एक 3 पहाड़ों की बनी हुई एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे इस साइड मेरी साइड में एक छोटे बच्चे को बैठा दिया जाता है जो पूर्व बाल्यावस्था का हो। आप ये कह सकते हैं जो 5-6 साल से छोटा हो, उसको इधर बैठा दिया और उससे पूछा कि तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है। तो बच्चा बोलेगा कि मुझे एक पहाड़ी पे क्रॉस दिख रहा है, एक दूसरी पहाड़ी दिख रही है, उस पर मुझे एक घर बना हुआ दिख रहा है। अब आप देखें तो इसके उधर की साइड में एक गुड़िया है, एक खिलौना है। गुड़िया हो सकती है, खिलौना हो सकता है। बच्चा इधर बैठा है, खिलौना उस साइड बैठा है, रखा हुआ है। अब बच्चे से यह पूछा जाए कि उस खिलौने को क्या दिख रहा होगा, तो बच्चे का जवाब वही होता है जो उसको खुद को दिख रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो उस खिलौने का दृष्टिकोण नहीं देख सकता, उसकी जगह खड़ा होकर नहीं देख सकता यहां बैठा बैठा। वह सिर्फ अपना ही दृष्टिकोण जो उसे दिख रहा है वही दुनिया को दिख रहा है। ये जो थिंकिंग होती है ये ईगोसेंट्रिज्म होती है। यानी जो मुझे दिख रहा है वही सबको दिख रहा है, ये ईगोसेंट्रिज्म है। ये चित्र देख लीजिए कि बच्चे से पूछा जाए कि वह गुड़िया या खिलौना क्या देख रहा है, तो बच्चे उस चित्र का चुनाव करते हैं जो उनके अपने नजरिए का प्रतिनिधित्व करता है। जो मुझे दिख रहा है वही सबको दिख रहा है। अगर गुड़िया या खिलौने की जगह बदल दी जाए तो भी वे उसी चित्र का चयन करेंगे जैसा उन्हें नजर आ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि वह दूसरों का दृष्टिकोण नहीं ले सकते। अर्थात अहम केंद्रवाद के कारण बच्चे दूसरों का नजरिया या दृष्टिकोण नहीं देख पाते हैं। जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है जो 7 से 11 तक चलती है, तब उस समय विकेंद्रीकरण की अवस्था आ जाती है। विकेंद्रीकरण का मतलब है अहम केंद्रवाद की मुक्ति, और यह वो समय होता है जब दूसरों का दृष्टिकोण लेना बच्चा शुरू कर देता है। आप एक 5 साल के बच्चे से पूछोगे कि बेटा तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आऊं, और अगर उसको आइसक्रीम पसंद है तो बोलेगा आइसक्रीम ले आओ। तो तुम्हारे भैया के लिए बोले आइसक्रीम ले आओ, और सबके लिए बोले आइसक्रीम ले आओ। क्योंकि उसको यह लगता है कि अगर मुझे आइसक्रीम पसंद है तो हर आदमी को आइसक्रीम ही पसंद है। लेकिन वही बच्चा जब 7 से 11 साल वाली अवस्था में आ जाएगा, जब वह अहम केंद्रवाद से मुक्त होकर विकेंद्रीकरण की तरफ आ जाएगा, तब वह दूसरों का दृष्टिकोण लेना शुरू कर देगा। फिर अगर कोई उससे पूछेगा कि बेटा क्या लाना है, तो बोलेगा कि मुझे तो आइसक्रीम ला दो,
अच्छा भैया को चॉकलेट ज्यादा अच्छी लगती है, आप भैया को चॉकलेट ला दो क्योंकि उन्हें चॉकलेट अच्छी लगती है, मुझे आइसक्रीम ला दो। कहने का मतलब अब उसको ये समझ में आने लग जाता है कि मेरी पसंद और दूसरों की पसंद अलग अलग हो सकती है। वरना उसको यह लगता है कि जो मुझे पसंद है वही पूरी दुनिया को पसंद है, जो मुझे पसंद नहीं वो पूरी दुनिया को पसंद नहीं। तो यह अहम केंद्रवाद की विशेषता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है किसी स्थिति के एक ही पहलू पर नहीं बल्कि कई पहलुओं पर एक साथ विचार करना। यानी बच्चे जो है वो दूसरों का दृष्टिकोण समझने लग जाते हैं। वो अपने लिए आइसक्रीम और बड़ी बहन के लिए चॉकलेट लेने के लिए कह सकते हैं क्योंकि वे समझने लग जाते हैं कि हर किसी की रुचियां और पसंद समान नहीं होती। और विकेंद्रीकरण से संरक्षण में और आगे की अन्य चीजों में काफी मदद मिलती है, क्योंकि जब तक हम दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझते तब तक हमें सामाजिक चीजें समझने में भी दिक्कत आती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप मेरी जगह खड़े होकर देखो आपको समझ में आएगा, तो मैं आपकी जगह खड़े होकर तभी समझ सकता हूं जब मेरे अंदर विकेंद्रीकरण हो। आत्म केंद्रितता के कारण तो मैं खाली मेरी जगह से ही सोच सकता हूं, दूसरों का दृष्टिकोण में नहीं ले सकता। अगला जो बहुत बड़ा इसके अंतर्गत आता है, पियाजे का एक कंसेप्ट है, वो है प्री कॉजल थिंकिंग या पूर्व कारण चिंतन। क्या होता है? एक होता है कारण प्रभाव संबंध। जैसे धूप में वस्तुएं ऊष्मा पाकर फैलती हैं, ठंड में वस्तुएं सिकुड़ती हैं, सब जानते हैं। यह एक कारण प्रभाव है। यह है उससे पहले की अवस्था, पूर्व कारण प्रभाव, जहां बच्चे इन चीजों को न समझकर अपने ही दृष्टिकोण से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है देखना, अहम केंद्रित चिंतन की तरह ही वे दुनिया के अपने सीमित दृष्टिकोण के कारण कारण प्रभाव संबंधों की रचना में अपने मौजूदा विचारों और दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हैं। मतलब वो अपने ही तरीके से दुनिया का अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं, अपने ही तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पियाजे ने इसे पूर्व कारण चिंतन या प्री कॉजल थिंकिंग का नाम दिया। और बच्चों द्वारा जो कारण प्रभाव संबंध प्रदर्शित किए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जीववाद, दूसरा कृत्रिमतावाद और तीसरा पारगमन या अप्रत्यक्ष तर्कना। एनिमिज्म, आर्टिफिशियलिज्म और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ये 3 कंसेप्ट हैं जो पियाजे ने बताए हैं। अगला जो हमारा एपिसोड आएगा उसके अंतर्गत हम इन 3 विशेषताओं के साथ साथ अन्य जो विशेषताएं हैं और विकास की जो 4 अवस्थाएं दी हैं उन सब के ऊपर अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। इस एपिसोड के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।